हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध का छठवां वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ेंगे। डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बाल विकास की प्रक्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। देखिए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अपने अनुसार बांटा है। तो रॉस के अनुसार क्या है विकास की अवस्था? देखिए, रॉस के अनुसार विकास की अवस्था है, पहला शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 5 या 6 वर्ष। दूसरा बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड, 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तीसरा किशोर अवस्था, एडोलोसेंस, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। चौथा प्रौढ़ अवस्था, एडल्टहुड, 18 वर्ष के पश्चात। ये क्या है? ये रॉस के अनुसार बताई गई हैं, जो मनोवैज्ञानिक हुए। अब हरलॉक के द्वारा वर्णित विकास की अवस्थाएं इस प्रकार हैं। हरलॉक ने कितनी अवस्थाओं को बांटा है? तो पहला गर्भकालीन अवस्था, गर्भ अवधारण से जन्म तक। दूसरा शैशव अवस्था, जन्म से 14 दिनों तक की अवस्था। फिर बाल्य अवस्था, बाल अवस्था कब तक है? 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक। तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। फिर उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 14 वर्ष तक। फिर है छठवा क्या है? वया संधि या पूर्व किशोर अवस्था, 11 से 17 वर्ष तक। फिर सातवां है किशोर अवस्था, 17 से 21 वर्ष तक। फिर प्रौढ़ अवस्था, 21 से 40 वर्ष तक। ठीक है, देखिए अब कॉल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया, यानी कॉल महोदय ने, जो मनोवैज्ञानिक थे, उनने विकास की अवस्थाओं को कितने स्टेज में बांटा है? तो पहला शैशव अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। फिर है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, 2 से 5 वर्ष तक। तीसरा है मध्य बाल्य अवस्था, बालक 6 से 12 वर्ष तक और बालिका 6 से 11 वर्ष तक। ठीक है, फिर चौथा है पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बालक के लिए 13 से 14 वर्ष और बालिका के लिए 11 से 12 वर्ष तक। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है? प्रारंभिक किशोर अवस्था, बालक की है 15 से 16 वर्ष तक और बालिका की है 12 से 14 वर्ष तक। फिर छठवा है मध्य किशोर अवस्था, बालक की 17 से 18 वर्ष तक और बालिका की है 15 से 17 वर्ष तक। फिर है सातवां उत्तर किशोर अवस्था, बालक की है 19 से 20 वर्ष तक और बालिका की 18 से 20 वर्ष तक। अब देखिए आठवां क्या है? प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था, 21 वर्ष से 37 वर्ष तक। फिर नौवां है मध्य प्रौढ़ अवस्था, 35 से 49 वर्ष तक। फिर 10वां उत्तर प्रौढ़ अवस्था, 50 से 64 वर्ष तक। फिर 11वां प्रारंभिक वृद्धावस्था, 65 से 74 वर्ष तक और 12वां वृद्धावस्था, 75 वर्ष से आगे तक। अब देखिए कुछ प्रमुख विकास की अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार किया गया है। देखिए अब हम एक एक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है गर्भकालीन अवस्था, प्रीनेटल पीरियड। यह गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। देखिए जब माता गर्भ धारण करती है और जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता, इस अवस्था के अंतर्गत आता है। और जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी जो विकास होता है वह क्या होता है? तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होते हैं, यानी जब वह गर्भ में होता है तो बच्चे का क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, उसका धड़ का विकास होता है, उसके आंखों का विकास होता है, उसके हाथ पैरों का विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है, कोशिकाओं का विकास होता है। इस अवस्था की विकास प्रक्रियाओं के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, यानी गर्भकालीन अवस्था को भी 3 उप अवस्था में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी 3 उप अवस्था है। तो पहला है बीज अवस्था, जर्मिनल पीरियड। यह गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है, यानी माता जब गर्भ धारण कर लेती है और गर्भधारण के 2 सप्ताह तक यानी 14 दिनों तक की यह अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा होता है। इसमें कोई बाह्य परिवर्तन दिखाई नहीं देता, यानी जो बच्चा होता है
उसका विकास शुरू होता है और बच्चे का जो आकार होता है वो अंडानुमा होता है, यानी वह अंडे से अब बच्चे का निर्माण होगा। परंतु अंदर कोण विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है। 10 दिन तक उसे माँ से कोई आहार प्राप्त नहीं होता, यानी जब बच्चा बीज की अवस्था में होता है तो उसे माँ से कोई आहार नहीं मिलता, परंतु बाद में गर्भाशय की दीवार से जुड़ने के बाद प्राप्त होने लगता है। और 14 दिनों के बाद जब बीज जो रहता है माँ के गर्भ से जुड़ जाता है तो बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और उसे पोषण भी मिलने लगता है माँ के गर्भ से। अब देखिए भ्रूण अवस्था क्या है। अब यह 2 से 18 सप्ताह तक की प्रक्रिया है। इस अवस्था का जीव भ्रूण कहलाता है, यानी इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा होता है जब 2 से 18 सप्ताह तक यह प्रक्रिया चलती है और जब इस अवस्था में होता है तो वह भ्रूण का रूप ले लेता है। इस अवस्था को मुख्य मुख्य अंगों का निर्माण होता है, यानी भ्रूण के मुख्य मुख्य अंगों का विकास कैसे होगा, उसके गर्दन का विकास शुरू हो जाएगा, उसके शरीर का विकास धीरे धीरे शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कौन कौन सा विकास होता है इसको आपको बहुत डीप में पढ़ना होगा, जो मैं बताऊंगा आपको। अब गर्भावस्था, शिशु की अवस्था, यह 8 सप्ताह से जन्म से पूर्व तक की अवस्था होती है, यानी यह जो अवस्था है वो 8 सप्ताह से शुरू होगी और जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता उसके पूर्व की अवस्था रहती है, यानी 9 महीने तक की अवस्था रहती है। भ्रूण अवस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में होता है, जैसे सिर का विकास शुरू हो जाएगा, आंखों का विकास शुरू हो जाएगा, कानों का विकास शुरू हो जाएगा, हड्डियों का विकास शुरू हो जाएगा, उंगलियों का विकास शुरू हो जाएगा, हाथ पैरों का विकास शुरू हो जाएगा और शरीर के अंगों का विकास भी शुरू हो जाएगा, दिल का विकास, किडनी, लीवर का विकास शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु के सभी अंग जैसे हृदय, फेफड़े आदि कार्य करने लगते हैं, यानी इस समय क्या होता है, जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तो उसे सांस की आवश्यकता भी होगी, तो सांस कैसे लेगा, हृदय और फेफड़ों की मदद से लेगा। दूसरा, उसे आहार की आवश्यकता भी होगी, तो वह गर्भ से, चूंकि गर्भ से माँ के जुड़ा रहता है तो वह गर्भ से क्या करता है, आहार भी प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा माता पिता को स्वस्थ आहार लेना चाहिए, उसे किसी प्रकार की गलत चीजें नहीं लेनी चाहिए जिससे बच्चों का प्रभाव उस पर पड़े। आप देखते होंगे कि जो प्रेग्नेंट महिला रहती हैं वो कोई भी दवा नहीं खा सकती हैं, वह केवल जो डॉक्टर सलाह देगा वही दवाई वो खा सकती हैं। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला अपने अपने मन से कोई भी दवा खा लेती, जैसे सर्दी हुई, खांसी हुई, बुखार हुआ और उसने अपने मन से कोई भी दवा खा ली बिना डॉक्टर की सलाह से, तो उस दवाई का असर क्या होता है, बच्चे पर पड़ता है। अब दूसरा है शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, यह जन्म से 14 दिनों की अवस्था है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है और उसके 2 सप्ताह तक की यह अवस्था कहलाती। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु, न्यूबॉर्न, नियोनेट कहते हैं, यानी नवजात शिशु कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में पूर्णतः नवीन वातावरण से समायोजित करना पड़ता है। देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वहाँ का अंदर का एनवायरनमेंट अलग होता है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो वह बाह्य एनवायरनमेंट में, बाह्य वातावरण में आ जाता है। तो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक वह क्या करता है, जो बाहर का वातावरण रहता है उससे समायोजित करता है। कई बार आप देखते हैं कि बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं जन्म के तुरंत बाद, तो वो क्यों पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे नए वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पाते। यह नया वातावरण माँ के गर्भ की अपेक्षा पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे मैंने बताया कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वहाँ का वातावरण अलग होता है, लेकिन जब बच्चा बाह्य वातावरण में आता है तो उस समय वहाँ पर ठंड भी होगी, गर्म भी होगा और बरसात भी हो रही होगी, तो उसका प्रभाव बच्चे के शरीर पर पड़ता है, क्योंकि बच्चा नया होता है और वो समायोजित कई बार नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी संतुलित नहीं कर पाता है वातावरण को। इस अवस्था में बालक अनेक प्रकार की क्रियाएं जैसे चूसना, निगलना, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि करनी पड़ती। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तब वह सांस लेना शुरू कर देता है, फिर वह माँ का दूध पीना शुरू करता है। ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, वह अपनी गर्दन को हिलाने लगता है, अपनी आंखों पे कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, और कुछ समय बाद पश्चात 8 महीने 10 महीने में वो थोड़ा थोड़ा बोलना भी लगता है, हूँ हाँ ऐसा करने लगता है। ठीक है, अब तीसरी अवस्था है बचपन अवस्था, बेबीहुड। यह अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था। अब देखिए, आप इसी अवस्था में बच्चा क्या करेगा, हाँ हूँ करेगा, बबलिंग करेगा। ठीक है, इस अवस्था में बालक पूर्णतः असहाय होता है। देखिए, जो बच्चा जब जन्म लेता है तब बच्चा क्या रहता है,
पूरी तरीके से माता पिता पे डिपेंड रहता है। वह ना बात कर सकता है, ना ही कुछ बोल सकता है कि क्या उसे बुखार है, क्या उसे सर्दी है, क्या उसे खांसी है, क्या उसके पेट में दर्द है, ऐसा वो कुछ नहीं बोल पाता है। तो वह पूरे तरीके से अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है। खाने के लिए भी, पानी के लिए वह अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है। अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, परंतु इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो शैशवावस्था होती है 0 से 5 वर्ष तक, यह अवस्था में बच्चे का विकास तेजी से होता है। देखिए, विकास के साथ साथ उसका अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसका मांसपेशियों पर नियंत्रण शुरू हो जाएगा। उसकी मांसपेशियां, हड्डी मजबूत होती चली जाएंगी, हड्डियों का विकास होगा और उसके दिमाग का विकास होगा, उसके शरीर का विकास होगा, अंदर के अंगों का विकास होगा, कोशिकाओं का विकास होगा, ठीक है, मांसपेशियों का विकास होगा और वह सैने सैने आत्मनिर्भर होता जाता है। फलस्वरूप वह स्वयं खाना, खेलना, चलना, हंसना और बोलना जैसे व्यवहार सीख जाता है। देखिए, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे वह 8 महीने 10 महीने का हो जाएगा तो वह घुटने के बल चलने लगेगा। फिर जब वह 1.5 वर्ष का हो जाएगा, है ना, तो क्या करेगा, और जब वह 2 वर्ष का हो जाएगा तो वह मम्मा कहेगा, पापा कहेगा, चाचा कहेगा, मामा कहेगा, साथ ही मम्मम, हप्पा, इस तरीके की चीजें बोलने लगता है 2 वर्ष तक की अवस्था में। ठीक है, अब देखिए बाल्य अवस्था क्या है। चौथा, बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड। यह अवस्था 3 वर्ष से प्रारंभ होकर 13 या 14 वर्ष तक की अवस्था, यानी यह अवस्था 3 वर्ष से शुरू होती है जो कि 14 वर्ष तक की अवस्था, और कुछ लोग क्या कहते हैं, ये 6 वर्ष से शुरू होती है और 12 वर्ष तक चलती है, कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं। देखिए, इस अवस्था को अध्ययन की सुविधा हेतु 2 भागों में बांटा गया। अब देखिए, बाल्य अवस्था भी 2 भागों में बांटी गई है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब क्या होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बालक में नवीन प्रवृत्तियों, जिज्ञासा, सृजनशीलता, अनुकरण इत्यादि का उदय होने लगता है। देखिए, जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो वह अनुकरण के द्वारा ही सीखने लगता है। यदि आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बच्चा भी गलत शब्दों का प्रयोग करेगा। आप जैसे बैठते हैं, आप जो खाना खाते हैं, वही बच्चा अनुकरण के द्वारा खाता है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, 13 वर्ष या 12 वर्ष का, तो उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी आएगी कि पंखा गोल क्यों घूमता है, सूरज गोल क्यों है, चांद गोल क्यों है, सूरज यहीं से क्यों उगता है, यहाँ से क्यों नहीं उगता, गाड़ी पेट्रोल से कैसे चलती है, जुगनू में लाइट कैसे जलता है। इस तरीके की जिज्ञासा के प्रश्न वह बचपन में करने लगता है। ठीक है, और देखिए, बालक प्रथम बार अकेले सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है। अब वह क्यों करता है, क्योंकि वह अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलने कूदने लगता है और वह लोगों से बातचीत करना भी शुरू कर देता है। इससे उसका क्या होता है, सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक की खिलौनों की रुचि बढ़ जाती है। देखिए, जो बाल्यावस्था होती है उसे खिलौनों की आयु कहा गया। क्यों? क्योंकि बच्चा खिलौनों के द्वारा सीखता है और बच्चा बाल्यावस्था में विद्यालय जाना शुरू कर देता है। ठीक है, और वह विद्यालय में मित्र बनाता है और टीचरों से बात करता है, वहाँ अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करता है। तो इस प्रकार उसका सामाजिक विकास भी शुरू होता है। इस कारण इस उम्र को खिलौनों की उम्र भी कहा जाता है। बालक में नए दोस्त बनने की प्रवृत्ति भी प्रारंभ हो जाती है। देखिए, बाल्यावस्था में क्या होता है, वह नए दोस्त बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वह अच्छे से बाल्यावस्था में वह अच्छे से बोलने लगता है, तो वह अपनी बातों को बोल सकता है, किसी की बातों को धीरे धीरे वह समझने लगता है। इससे वह क्या होता है, उसके दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए, इस अवस्था में बालक मित्र मंडली में रहना, ग्रुप और टीम पसंद करता है। देखिए, जो बाल्यावस्था होती है इसमें जो पीयर ग्रुप होते हैं वह सेम होते हैं, लड़का लड़के का दोस्त होगा, लड़की लड़की की दोस्त होगी। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। उसमें लड़का लड़की के ग्रुप भी बन जाते हैं, वहां पर लड़के लड़के के ग्रुप भी होते हैं और लड़की लड़की के ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, अब 5वां पॉइंट क्या है, वह संधि पूर्व किशोर अवस्था यानी पोवर्टी। इसका कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था और कुछ भाग किशोर अवस्था में पड़ता है। देखिए, जो वह संधि होती है इसकी जो एक स्टेज होती है, एक तो ये उत्तर बाल्यावस्था से भी संबंध रखती है, साथ ही किशोर अवस्था से भी संबंध रहती है, यानी ये दोनों के बीच मध्यस्थ का काम करती है। लगभग 2 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था
और 2 वर्ष तक किशोर अवस्था में पढ़ते हैं। यानी जो बाल अवस्था होगी उसके जो 2 वर्ष होंगे और किशोर अवस्था के जो 2 वर्ष होंगे, इन दोनों ही वर्षों में क्या होता है, ये एक मध्यस्थ का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। इस अवस्था को ओवरलैपिंग पीरियड कहा गया है। इस अवस्था में मुख्यतः यौन अंगों का विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास की गति इस अवस्था में बाल अवस्था से तीव्र रहती है। देखिए, जो वयः संधि होती है, पुबर्टी एज होती है, आप देखेंगे कि इसमें बच्चों की आवाज बदलने लगती है और दाढ़ी मूंछों का आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं, यानी जो पुबर्टी एज होती है उसमें बच्चों का विकास तेजी से शुरू हो जाता है और जो किशोरावस्था में जो चीजें होनी चाहिए वो पुबर्टी यानी वयः संधि में क्या होने लगती है, उदय होने लगती है, यानी वयः संधि में वह चीजें शुरू हो जाती हैं। देखिए, और इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विशिष्ट प्रकार के शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। देखिए, जो वयः संधि होती है, पॉवर्टी एज होती है, बालक बालिकाओं के शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। उनके व्यवहार में आप परिवर्तन देख सकते हैं, उनके शरीर में परिवर्तन देख सकते हैं, उनकी आवाज में परिवर्तन देखेंगे आप, उनके व्यवहार करने के तरीकों में भी क्या आएगा, बदलाव आएगा, उनके अंदर सृजनशीलता भी बढ़ेगी और वह क्या होती है, तूफान की अवस्था में आ जाते हैं क्योंकि उनके इमोशन कंट्रोल नहीं रहते। इस अवधि में बालक बालिकाओं में नकारात्मक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक इत्यादि बदलाव होते हैं। यानी बालक में कई बार क्या होते हैं, नकारात्मक बदलाव भी देखने मिल सकते हैं। यदि उनकी दोस्ती अच्छी नहीं है तो वह गलत चीजों की ओर अग्रसर हो जाएंगे और यदि उनके दोस्त अच्छे हैं तो वह अच्छी चीजों की ओर अग्रसर होंगे। साथ ही उनमें भावनात्मक बदलाव देखे जाते हैं, जैसे वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वह किसी से क्षण में प्रेम करने लगते हैं, क्षण में दोस्ती करने लगते हैं, क्षण में लड़ाई करने लगते हैं। तो उनमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ज्ञानात्मक क्या होता है, उनके अंदर नए ज्ञान का उदय होता है, वह नई नई चीजों से मिलते हैं, नई चीजों से अंतःक्रिया करते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, ज्ञान को एब्जॉर्ब करने की क्षमता में क्या होता है, तेजी से बदलाव देखेंगे और उसमें वृद्धि होती है। ज्ञान को अर्जित करने में क्या होती है, वृद्धि होती है उनकी। देखिए, अगला पॉइंट क्या है, इस अवस्था में बाल्य अवस्था के अंत होने से पहले शुरू हो जाती तथा किशोर अवस्था शुरू होने के कुछ समय बाद उपरांत समाप्त हो जाती। देखिए, यह जो अवस्था, जब बाल अवस्था अपनी अंतिम चरण में होती है तो उसके पहले यह स्टेज शुरू हो जाएगी तथा किशोर अवस्था शुरू होने के कुछ समय बाद, यानी जब किशोर अवस्था के 1 साल या 1.5 साल निकलेंगे तब ये जाके ये स्टेज खत्म हो जाती है, प्रोवर्टी। अब देखिए, अब वह किशोर अवस्था में प्रवेश करेगा। इसमें क्या होगा, परिवर्तन बहुत तेजी से होंगे, उसका शारीरिक विकास तेजी से होगा, उसके संवेगों का विकास तेजी से होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा और उसके इमोशन जो होंगे उन पर नियंत्रण बहुत ही कम होगा, इसलिए इसे तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा है। बाल जीवन की यह अंतिम अवस्था है। यह 14-15 वर्ष से लगभग 21 वर्ष तक की अवस्था है। लगभग 17 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोर अवस्था कहलाती है। यानी जो बच्चा 12वीं में आ जाता है उसे क्या कहते हैं, पूर्व किशोर अवस्था कहा जाता है। इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोर अवस्था कहलाती है। जब बच्चा कॉलेज में आ जाता है तो जो कॉलेज की उम्र कहलाएगी वह उत्तर किशोर अवस्था कहलाएगी। कुछ लोग इस अवस्था को स्वर्ण आयु, गोल्डन एज भी कहते हैं। स्वर्ण आयु क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत पर्याप्त शक्ति होती है और वह आसानी से थकते नहीं है और ना ही उनका दिमाग आसानी से थकता है। तो इस उम्र में वह अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, अधिक से अधिक जीवन में अच्छा बनने के लिए वह प्रेरित हो सकते हैं, वह अच्छे राजनेता बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, अच्छे से एसएससी की तैयारी करके एसएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं, केवीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो उनके अंदर बहुत ज्यादा योग्यता होती है किशोर अवस्था में, क्योंकि वह आसानी से थकते नहीं है। इस अवस्था में विपरीत लिंग के लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। हमने जैसे बताया था कि बाल्य अवस्था में पीयर ग्रुप सेम होंगे, लेकिन जब किशोर अवस्था में वह प्रवेश करेगा तो अपोजिट जेंडर के प्रति उसे क्या होगा, आकर्षण होगा तथा सामाजिकता और कामुकता इस अवस्था की 2 मुख्य विशेषताएं। देखिए, इसमें क्या होती है, बच्चे सोशल लोगों के साथ मिलने लगते हैं और इस समय जो दोस्ती बनेगी वह जीवन भर दोस्ती चलेगी, यानी पक्की दोस्ती बनेगी और वह ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं जिससे उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। साथ ही उनके अंदर अपोजिट जेंडर के प्रति लगाव भी पैदा हो जाता है, जिनसे संबंधित अनेक परिवर्तन बालक बालिकाओं की इस अवस्था में होते हैं। तो क्या होता है,
जब बालक इस अवस्था में होते हैं तो उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक और मोटर डेवलपमेंट तेजी से होता है। अब देखिए सातवां क्या है, यह है सातवां प्रौढ़ अवस्था। यह 21 से 40 वर्ष की अवस्था है। इसमें कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकता है। देखिए जब बच्चा 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था में आता है, यानी प्रौढ़ अवस्था में आता है, तब मैक्सिमम लोगों का फ्यूचर बन चुका होता है, मैक्सिमम लोगों की जॉब लग चुकी होती है और मैक्सिमम लोग जो जीवन में करना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। और इस अवस्था में 80% लोगों की शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। तो उनके अंदर क्या जाता है, कर्तव्य की भावना जाती है, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने फैमिली के प्रति उनके अंदर कर्तव्य की भावना जाती है। अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व आ जाता है कि मैं अपने बच्चों का लालन पालन अच्छा करूं, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, अच्छी सुविधाएं दूं, अपनी वाइफ को, अपने माता पिता को अच्छी सुविधा दूं। इस प्रकार के उत्तरदायित्व भी उनको इस अवस्था में आ जाते हैं। और देखिए जनजीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उसका स्वास्थ्य समायोजन हो, स्वास्थ्य समायोजन की ही अवस्था में वह उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। देखिए यदि इस अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, यदि वहां पर स्वस्थ समायोजन होगा, यदि बैलेंस होगा, तो वह अपने जीवन में क्या करेगा, तरक्की करेगा। लेकिन यदि वह अनबैलेंस हो जाएगा तो वह जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। कई बार लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाती है जो 10 साल 20 साल या आजीवन चलती है, उससे वह स्वस्थ नहीं रह पाते। कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण उनके जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिससे वह जीवन में क्या नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते। और अधिकांश लोग अपने जीवन में बैलेंस करके क्या करते हैं, जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आठवीं क्या है, मध्य अवस्था या उत्तर मध्य अवस्था, मिडिल या लेट एडल्टहुड। यह अवस्था 41 से 64 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। देखिए जब आप 40 से 64 वर्ष की अवस्था में आ जाते हैं तो आपको शारीरिक संबंधी समस्याएं जाने लगती हैं, आपको मानसिक समस्याएं भी जाने लगती हैं, तो उनका असर आपके विकास पर पड़ता है। इस समय व्यक्ति सुखमय और सम्मानजनक जीवन की कामना करता है। देखिए चूंकि यह अवस्था 41 वर्ष से शुरू होगी, यानी 40 वर्ष से शुरू होगी और 64 वर्ष तक चलेगी। क्या होगा, इस समय तक 90% लोगों की, 80% लोगों की शादी हो चुकी होती है, उनके बाल बच्चे हो चुके होते हैं, और जो इस एज में आ जाएंगे 60 या 62 साल में, वह रिटायर में हो जाएंगे। उनके बच्चों की शादी भी करनी है, उनके बच्चे की शादी हो जाएगी और वह दादा बन जाएंगे, दादी बन जाएंगी। तो वह क्या चाहते हैं कि उनका जीवन सुखमय हो, यानी उन्होंने जो सुख सुविधाएं अपने बच्चों को दी हैं वही सुख सुविधाएं उनको 60 के बाद मिले। साथ ही उनके जीवन में सम्मानजनक हो, यानी सभी रिश्तेदार उनको सम्मान की दृष्टि से देखें, समाज उनको सम्मान की दृष्टि से देखे, बच्चे उनका सम्मान करें। तो इस प्रकार की महत्वाकांक्षा इस उम्र में आ जाती है। ठीक है, अब वृद्धावस्था देखिए, 9वां पॉइंट। यह अवस्था 65 वर्ष के आगे की अवस्था कहलाती है। देखिए वृद्धावस्था क्या है, जो 65 वर्ष से शुरू होगी और आजीवन चलेगी। यह जीवन की अंतिम अवस्था के रूप में जानी जाती है। आप देख सकते हैं कि आज के समय में लोग इस उम्र तक आते आते बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, और उस बीमारी के कारण उनके शरीर में तनाव आता है, दिमाग में तनाव आता है, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और कई बार कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती है जिनका इलाज नहीं मिल पाता है। तो क्या होता है, इससे उनकी विकास क्या होता है, समस्या जाती है विकास करने में, उनकी बुद्धि कम होने लगेगी, उनको किसी चीज को याद करने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, इस अवस्था में याददाश्त कमजोर पड़ जाती, जैसे मैंने बताया कि वह बहुत सारी चीजों को याद नहीं रख पाते, बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्षमता में कमी आने लगती है। जैसे मैंने कहा कि उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, तो इसका प्रभाव भी उनके विकास पर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बालक के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो खाना प्रभावित करता है, शारीरिक व्यायाम एवं क्रियाएं विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। खुली हवा और धूप भी विकास को प्रभावित करती है। आप कहेंगे कैसे, जैसे आप दिल्ली में मौजूदा हालात देख सक रहे हैं कि वहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया है, तो उनको सांस लेने में समस्या जा रही है। लेकिन इसी तुलना में यदि आप गाँव में जाते हैं या बहुत ऐसे शहरों में जाते हैं जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है,
तो आप देखेंगे वहां पर उनको आसानी से खुली हवा मिल जाएगी और आसानी से धूप मिल जाएंगी, जो उनके विकास में क्या करती हैं, बढ़ोतरी करती हैं। अब देखो ग्रंथियों की क्रियाएं, आपके शरीर में हार्मोन्स का खेल बहुत ज्यादा होता है, कम हार्मोन्स या ज्यादा हार्मोन से भी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अब है लैंगिक भेद से भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि लड़का लड़कियों में अंतर किया जाता है। बौद्धिकता, बौद्धिकता भी आपके कहना चाहिए विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। वंशानुक्रम भी विकास को प्रभावित करता है। जो माता पिता की हाइट हेल्थ अच्छी होगी तो मैक्सिमम चांस है कि बच्चों की हाइट हेल्थ भी अच्छी होगी। माता पिता इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे मैक्सिमम केस में। या फिर हम देख सकते हैं कि माता पिता को कोई बीमारी है, शुगर की है, HIV है या फिर माइग्रेन है, तो वह बच्चों को क्या करता है, चला जाता है और बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। और देखिए जाति और संस्कृति भी बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। कुछ जातियों का विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास तेजी से होता है, और कई बार संस्कृति आपको स्वतंत्र करती किसी चीज को करने के लिए, और कई बार कुछ संस्कृति ऐसी होती है जो बच्चों को बांध देती है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इस प्रकार की चीजें आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। देखिए विकास के क्रम में शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब शैशव अवस्था में मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए पहला है शारीरिक विकास। इनका शारीरिक विकास तेजी से होता है, सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी बच्चों का शुरू हो जाता है, संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी शुरू होता है। सीखने की क्रिया में तीव्रता, शैशव अवस्था में क्या होता है, सीखने की गति क्या होती है, तेज होती है। दोहराने की प्रवृत्ति यानी किसी भी चीज को यदि आप बोल देते हैं तो बच्चे उस चीज को दोहराने लगते हैं। व्यवहार का आधारभूत प्रवृत्ति यानी बच्चों का जो व्यवहार माता पिता के द्वारा ही बनता है। यदि माता पिता का व्यवहार अच्छा होगा तो बच्चे उनका अनुकरण करके अच्छा व्यवहार करेंगे, और माता पिता यदि गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे भी गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। खेल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, आपको पता है कि शैशव अवस्था में बच्चे अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, बाल अवस्था में वह अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, रुचियां उनकी अलग होती हैं, किशोर अवस्था में जाकर उनकी रुचियों में परिवर्तन हो जाता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, शैशव अवस्था में भाषा का विकास होता है, और व्यक्तिगत भिन्नता तो आपको पता है होती है कि हर बच्चा अलग गति से क्या करता है, विकास करता है। अब बाल अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, शारीरिक स्थिरता, उनका जो विकास हुआ है क्या होने लगता है, स्लो हो जाता है। मानसिक स्थिरता आने लगती है, मानसिक योग्यताओं में क्या होती है, वृद्धि होती है, और उनका सामाजिक विकास होता है। और फिर क्या है, मूल प्रवृत्तियों की प्रबलता, एक्सेस ऑफ बेसिक इंटेक्स्ट, यानी उनकी जो मूल प्रवृत्ति होती है क्या होती है, उनमें तेजी होती है। उनका संवेगात्मक विकास होता है, उनका रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी, उनकी रचनात्मक शक्तियों का भी क्या होता है, विकास होने लगता है बाल अवस्था में। उनका नैतिक विकास होता है, और बाल अवस्था में रुचि में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और किशोर अवस्था में भी रुचियां बदल जाती हैं। भ्रमण की प्रवृत्ति रहती है बाल अवस्था में, चूंकि पीयर ग्रुप में लोग रहते हैं तो एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी घूमना शुरू कर देता है। प्रतिस्पर्धा की क्या रहती है, भावना रहती है, और व्यक्तित्व का व्यापक विकास शुरू हो जाता है। देखिए शैशव अवस्था में व्यक्तित्व थोड़ा सीमित रहता है, लेकिन बाल अवस्था में क्या रहता है, व्यक्तित्व का जो विकास होता है वह व्यापक होने लगता है, नहीं बढ़ने लगता है, और किशोर अवस्था तक आते आते व्यक्तित्व और चरम पर पहुंच जाता है। अब देखिए किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, शारीरिक विकास है, तेजी रहेगी शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में तेजी रहेगी, घनिष्ठ और व्यक्तिगत भिन्नता, यानी देखिए आपकी क्या रहेगी, व्यक्तिगत दोस्त होंगे, घनिष्ठ दोस्त होंगे। इस समय जो दोस्त बनेंगे वह जीवन भर के लिए दोस्त बन जाते हैं। व्यवहार में आपको भिन्नता देखने मिलेगी कि उनका व्यवहार तेजी से बदल रहा है, उनमें स्थिरता भी आती जाएगी, और समायोजन का अभाव भी होगा, क्योंकि वह किसी भी चीज को बैलेंस करने में क्या रहते हैं, स्थिर नहीं रहते। साथ ही वह किसी से अंतःक्रिया करने में भी क्या होते हैं, समायोजित नहीं कर पाते हैं। देखिए और क्या है, स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना रहती है। आप देख सकते हैं कि अभी नेपाल में क्या होता है, जेड जैन जनरेशन ने क्या किया था, आंदोलन किया था, तो उनकी एज क्या थी, किशोर अवस्था तो थी उनकी एज। फिर काम शक्ति की परिपक्वता, यानी उनके अंदर, और समूह को महत्व, फिर वह पीयर ग्रुप को महत्व देने लगते हैं। किशोर अवस्था में क्या होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण होता है। रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता, इसमें क्या होता है,
जब किशोरावस्था में कोई रुचि बन जाती है तो वह स्थिर हो जाती है। जैसे यदि किशोरावस्था में बच्चे को क्रिकेट पसंद है तो वह क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा, फुटबॉल पसंद है तो वह फुटबॉल खेलना शुरू कर देगा, बैडमिंटन पसंद है तो वह बैडमिंटन खेलना शुरू कर देगा। और देखिए समाज सेवा की भावना, आपको पता है कि किशोर अवस्था में लोग अलग अलग ग्रुपों को ज्वाइन कर लेते हैं समाज को बेहतर बनाने के लिए, जानवरों की मदद करने के लिए। ईश्वर व धर्म में विश्वास, इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वह ईश्वर को मानते हैं, धर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जीवन दर्शन का निर्माण, इस अवस्था में क्या होता है, वह किसी को अपना आइडल मान लेते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई एक्टर हो, और उसके जीवन के अनुसार अपना क्या करते हैं, जीवन चलाना शुरू करते हैं, उनको अपनाते हैं कि ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसी हेयर स्टाइल करना है, ऐसी बॉडी बनाना है, ऐसे बोलना है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, आपको पता है कि जो अपराध की आयु होती है वह किशोर अवस्था ही कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में संवेग स्थिर नहीं रहते हैं, संवेग में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके कारण वह अपराध की ओर खिंचे चले जाते हैं। और देखिए स्थिरता व महत्व की अभिलाषा, बच्चे चाहते हैं कि उनका वजूद क्या है उसे वह समझ पाए और अपना वजूद बना पाए, वह अच्छे टीचर बन पाए, अच्छा पॉलिटिशियन बन पाए, पुलिस बन पाए, आर्मी बन पाए, इस प्रकार की भावना उनके अंदर क्या आने लगती है। और उन भावनाओं की अभिलाषा आती है कि मतलब प्रचुरता आती है, ज्यादा मतलब प्रचुरता मतलब आप समझ रहे हैं कि एकदम से बहुत तेज बहाव आ जाता है कि मुझे ये बनना है, और फिर यह बनने के लिए वो क्या करते हैं, प्रयास शुरू कर देते हैं। व्यवसाय का चुनाव, और कई लोग व्यवसाय का चुनाव करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब हुई, प्राइवेट जॉब हुई, पॉलिटिशियन बनना है, समाज सेवा करना है, जानवरों की मदद करना है, तो इस प्रकार का व्यवसाय का वह चुनाव करते हैं। और देखिए और क्या कह रहे हैं, स्टैनली हार के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष और तनाव और तूफान एवं विरोध की अवस्था, जैसे मैंने आपको बताया कि यह अपराध प्रवृत्ति की अवस्था होती है, क्योंकि बच्चों के जो इमोशन रहते हैं वह कंट्रोल में नहीं रहते हैं, और जब आपके इमोशन कंट्रोल में नहीं होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैनली हॉल क्या कह रहे हैं, किशोर अवस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं, यानी अचानक होते हैं। आप देखेंगे कि जो बच्चा बाल अवस्था में छोटा था, किशोर अवस्था में एकदम से उसकी हाइट बढ़ गई, एकदम से उसका वजन बढ़ गया, तो ये आपको क्या होंगे, परिवर्तन तुरंत देखने को मिलते हैं, यानी अकस्मात देखने को मिलते हैं। सरशील्ड के अनुसार किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यानी जो किशोर अवस्था होती है उसमें बच्चा क्या होता है, ज्यादा मेच्योर हो जाता है। बाल अवस्था में वह इतना मेच्योर नहीं होता, लेकिन किशोर अवस्था में वह मेच्योर होना शुरू हो जाता है, और कई बालक बहुत ज्यादा मेच्योर आपको देखेंगे। अब देखिए अभिवृद्धि से अभिप्राय शरीर और उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि होने से है, जिसका मापन किया जा सकता है। अभिवृद्धि क्या है कि आपकी हाइट बढ़ गई, आपका वजन बढ़ गया, आपका आकार में वृद्धि हो गई, जिसका मापन किया जा सकता है। वृद्धि मानव के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक सदैव निरंतर तथा एक ही गति से नहीं होती। देखिए जो वृद्धि होती है वह एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है, पर विकास जो है वह जीवन भर चलता रहता है। लेकिन वृद्धि, कुछ लोगों की वृद्धि किशोर अवस्था में रुक जाती है, कुछ लोगों की वृद्धि परिपक्वता आने पर पूरी तरीके से रुक जाती है। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियो में अभिवृद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। नमस्ते दोस्तों।